जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज के इस इंटरव्यू सत्र में हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ गई हैं। एसएससी सीएचटी टॉपर जुड़ी हैं आज हमारे साथ। ऑल इंडिया रैंक 4 जिनका आया है, मुबशरा आलम। और इन्हें डिपार्टमेंट जो है, विभाग जो है वो अलॉट हुआ है राजभाषा विभाग। तो चलिए बिना देर किए हुए स्वागत करते हैं मुबशरा का। बहुत बहुत स्वागत है मुबशरा आपका हमारे चैनल लर्नर्स फेलो पे, और बहुत बहुत बधाई, थैंक यू शुभकामनाएं भैया। आपको इस फाइनल सिलेक्शन के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है सिलेक्शन पाके, और वो भी टॉपर एक तरीके से ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल करना, कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है भैया। मतलब इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि शायद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो इस लेवल की खुशी होगी मुझे। हम्म। एंड सेकेंडली भैया, मैंने इतनी अच्छी रैंक भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी अच्छी रैंक आएगी, बट बिल्कुल। रैंक का तो देखिए, प्रिडिक्शन जो है वो असल में आई थिंक किसी को नहीं रहता कि इतनी अच्छी रैंक आएगी या कुछ, लेकिन ये जरूर होता है कि हम जब पेपर देके निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता जरूर है कि चलो पेपर जो है वो मतलब सेटिस्फैक्ट्री गया, हम संतुष्ट हैं अपनी मेहनत से। यस। तो क्या इस जब ये रिजल्ट आया, क्योंकि रिजल्ट में ऑलरेडी डिले चल रहा था, तो उस वक्त का आप फेज बताइए, वो फेज कैसा लग रहा था कि होगा नहीं होगा जैसे बाकी एस्पिरेंट को लगता है। और दूसरी चीज इसमें ये ऐड करिए कि जब रिजल्ट आया उस समय आप क्या कर रही थी, और कैसे क्या फिर रिजल्ट आने के बाद किसको फोन मिलाया, किसको इन्फॉर्म किया, बताइए। एक्चुअली भैया, जब मैंने प्री एग्जाम दिया था अपना, तो उसमें मेरे मार्क्स काफी अच्छे थे। हम्म। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सेफ साइड पे हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हम्म। एंड सेकंड पेपर भैया मेरे अकॉर्डिंग ठीक गया था, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने बहुत अच्छा किया था। बट मेरे अकॉर्डिंग काफी अच्छा गया था, वो ठीक हम्म। था वो। हम्म। और रिजल्ट आने में हम सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा लेट हो गया था इस बार, तो बिल्कुल। उस फेज में मैं काफी ज्यादा नेगेटिविटी में चली गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आया था लाइफ में कि ऐसा लग रहा था पता नहीं सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। हम्म। तो बट उसके बाद जब एकदम से रिजल्ट आया, मैंने इवन आपके चैनल पे देखा था मैंने, हम्म। व्हाट्सएप ग्रुप पे। हम्म। तो पहले तो मुझे ये लगा कि शायद 1% हो सकता है कि किसी ने मजाक किया हो या फेक हो थोड़ा। हम्म। तो मैंने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। फिर जब मैंने मैसेजेस स्क्रॉल किए नीचे, तो उसमें था कि अपना नाम चेक कीजिए सब लोग। हम्म। मैसेजेस थे, तो जब मैंने एकदम से पीडीएफ खोली एंड मैंने अपना नाम डाला, तो लिटरली भैया उस टाइम पे गूज बम्स थे मुझे। हम्म। Like, मैं ऐसी हो गई थी एकदम शॉक। एंड मेरी मॉम मेरे साइड में ही थी। एंड मैंने एकदम चिल्ला के उनको बोला कि मम्मा मेरा सिलेक्शन हो गया है। एंड शी वाज लाइक व्हाट। तो मैंने उनको बोला कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है फाइनली। हम्म। देन शी स्टार्टेड क्राइंग। इवन हम्म। अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, मुझे गूज बम्स है भैया, लिटरली गूज बम्स है मुझे। एंड देन मेरे फादर बाहर थे, और जैसे ही वो आए तो मम्मा ने उनको बताया। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग ऑल्सो। तो हम तीनों मतलब एटलीस्ट 5 मिनट्स हम लोग रोए हैं। पापा ने रिजल्ट खुशी नहीं के देखा, आंसू। कुछ नहीं देखा। खुशी के आंसू भैया, हाँ हम हाँ लोग एक हाँ। दूसरे को हक करके इतना रोए हैं कि वो मोमेंट लाइफ में मुझे नहीं लगता कि दोबारा आ सकता है या नहीं आ कुछ सकता। और मैं अचीव करूं। वो नहीं आ इस चीज को सकता, बीट नहीं कर सकता, क्योंकि बिल्कुल वो बीट नहीं कर वो सकता। फर्स्ट सिलेक्शन की खुशी जो है वो एकदम प्योर है। एग्जैक्टली। और वो एकदम एग्जैक्टली। अद्वितीय कहते हैं ना, वो है कि मतलब उसकी तुलना हम कर ही नहीं सकते वो किसी चीज से। नहीं कर सकते। बस फील कर यस, सकते मैं हैं कि इवन वो मेरे मोमेंट। फादर थी। हम्म। मेरे पापा भी ये चीज कहते हैं कि अगर हमारी लाइफ में इससे कुछ और अलग होता या मेरी शादी हो गई थी फॉर एग्जाम्पल, हम्म। तो उस चीज से हमें इतनी खुशी नहीं होती। बट जिस इस सिलेक्शन ने हमें इतनी खुशी और इतने रिस्पेक्ट दिया ना भैया, दैट इट कांट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स। यही है गवर्नमेंट जॉब, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। आपको जो चीज आप ड्रीम करते हो, आप मेहनत करते हो, और एक टाइम के बाद वो चीजें आपको ऊपर वाले उस चीज से नवाजते हैं और मिलता है आपको मेहनत की बदौलत, वो चीजें जब मिलती है तो वाकई में लगता है कि ना, एग्जैक्टली। कुछ तो मिला है। जो चीजें हम, चाहे हम 1.5 लाख 2 लाख का महीना कमाने वाली प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हैं या कुछ भी और करते, तो शायद वो आपके जीवन में उतनी खुशी नहीं लाती, क्योंकि आपका ड्रीम ही ये चीज था। तो और ये पेरेंट्स चीज तो थी। बच्चे की खुशी में खुश रहते ही हैं। तो वाकई वो चीजें जी फील जी की जा जी सकती है। और जैसा जी कि आपने बताया कि ये सारी चीजें चल रही थी, आपके मन में भी आ रहा था, सोचिए जो टॉपर है उसके मन में भी आता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या हुआ, क्यों डिले हो रहा है, और ये सब चीजें। तो जो लोग जी। देख रहे हैं, मैं बस ये बताना हम्म। चाहता हूँ कि भैया देखो, जो टॉप करते हैं वो भी आप ही के जैसे होते हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, सब कुछ जो दिमाग में आपके चलते हैं वो उनके भी चलते हैं। जो परेशानियां आप झेलते हैं वो भी झेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम के टाइम पे वो मेहनत सही तरीके से करते हैं, सही अप्रोच से करते हैं, और तब जाके ये सफलता मिलती है। चलिए क्वेश्चन में हम कुछ आगे बढ़ गए हैं, थोड़ा सा पहले चलते हैं। और आप ये बताइए कि आप कहाँ से हैं, और आपका कौन सा जो है पेपर 1 में कितने मार्क्स थे, ये दो चीज ऐड करना चाहूंगा। मैं भैया दिल्ली से हूँ।
और मेरा प्री का स्कोर था 184। 184, काफी बढ़िया स्कोर था आपका। यस। यानी प्री में ही आपने जी लीड ले ली थी एक तरीके से, बाकी लोगों से काफी अच्छा। आई थिंक 150 पॉइंट कुछ था पेपर वन का कट ऑफ। तो अगर देखा जाए जी जी तो भैया। सीधा सीधा 34 मार्क्स आपके बाकी लोगों से ऐसे ही अलग है, कट ऑफ से आपने काफी ज्यादा उसमें मार्जिन ले लिया। तो जब ये यस स्कोर भैया। आता है पेपर वन का, जब हम पेपर वन देते हैं और ये सब सारी चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं एक सेफ काइंड ऑफ फीलिंग आपको आई कि पेपर टू में चलो निर्भरता कम हुई, या मतलब हो जाएगा, ये कुछ लगा ऐसा क्योंकि लास्ट टाइम को जैसे देखते हुए? यस भैया, जब मैंने अपना स्कोर देखा था तो हम्म। एक मुझे ये सेटिस्फैक्शन थी कि एटलीस्ट मैं सेफ साइड में हूँ। हम्म। और बट मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि भैया कि मैं अपने सेकंड पेपर में इतनी मेहनत नहीं करूंगी। हम्म। जब मैंने स्कोर देखा तो मेरे माइंड में एकदम से यही चीज आई थी कि जैसा मैंने स्कोर प्री में किया है हम्म। उससे काफी ज्यादा मेहनत मुझे मेंस के लिए करनी है। ओके। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था अगर एक्चुअली हम देखें तो, ये जीएसटी सीएसटी वाले पेपर के लिए? वह ये मेरा एलिजिबल होने के लिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। इससे अच्छा। पहले जब मैंने दिया था तब मैं एलिजिबल नहीं थी। हम्म। इट वॉज अ ट्रायल। हम्म। बट ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था भैया। तो ट्रायल वाले में क्या स्कोर किया था, कुछ आइडिया है? 134, 134। 134 से 184 तक का सफर आपने एक साल में तय कर लिया। तो 134 जस्ट ऐसे ही दिया था या पढ़ के दिया था या कैसे, कि जस्ट? नहीं, मैंने उसमें काफी सीरियसली पढ़ाई की थी भैया, मैंने उसमें भी हम्म। काफी मतलब पूरा दिन पढ़ाई करती थी और अच्छा टाइम दिया था मैंने पढ़ाई को। बट ये था कि शायद उस टाइम पे मैंने जो चीजें करी थी वो मैंने ठीक से उसकी प्रिपरेशन नहीं करी हो। हम्म। जैसा क्योंकि जब मैंने पेपर वन दिया था अपना हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब मैं एलिजिबल नहीं थी, तो उस टाइम पे जब मैंने पेपर वन दिया था एंड मैंने मार्क्स देखे थे अपने, तो उसमें जब मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई थी कि मैंने कहाँ पे गलती करी है एंड मुझे वो गलती कहाँ रिपीट नहीं करनी है अब दोबारा। हम्म। तो मैं एक स्ट्रैटेजी लेके चली थी स्टार्टिंग से ही। वो 134 मार्क्स देख के मैं कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हुई थी। हम्म। मुझे लगा था मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है, बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि उन मार्क्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि मुझे कैसे करके क्या करना है। तो उस टाइम की बात अगर आप कर रहे हैं लास्ट ईयर, तो आई थिंक 135 ही कुछ कट ऑफ था शायद पेपर वन का, 135.5 या समथिंग। यस वे। कुछ से आप प्री के यस कट यस ऑफ यस। आप चूक गई और इस बार सीधा यस टॉपर यस। बन गई। मतलब ये कैसे? जी। कहीं ना कहीं उस बीच के आपने जो सही बताया कि जो कमियां थी आपने उस पर काम किया, और ऐसा क्या किया, वो जादुई कुछ नुस्खा बता दीजिए लोगों को भी, कि जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ किसी साल और कुछ वैसा, कि डायरेक्ट अगली बार टॉपर बनने का कुछ नुस्खा है या हार्डवर्क ही है? नहीं भैया, ऐसा कुछ नुस्खा तो नहीं है, ऐसी कोई ट्रिक भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क ही है, पढ़ाई है, और इसके अलावा कुछ ऐसा कुछ जादू ही नहीं है भैया। क्योंकि कुछ लोग ढूंढते हैं ना, मेरे पास भी ढेर सारे मैसेज कॉल आते रहते हैं कि सर कुछ तो बता दीजिए, कुछ ऐसा बता दीजिए कि लास्ट 4 दिन में हम ऐसा कर जाएं कि बस कल्याण हो जाए। तो कहीं ना एग्जैक्टली। कहीं वो इवन नुस्खा भैया। भी उस को काम करता है जो पढ़ा हुआ होता है ना? बताइए जी इसके बारे में जी क्या जी। कहेंगे, क्या करना चाहिए कि ताकि हम ऐसा इवन मेरे कर पास सके? भी हम्म। मेरे पास भी काफी मैसेजेस आए थे कि प्लीज आप बताइए कि आपने क्या किया था या कुछ ट्रिक दे दीजिए। तो मैं इनको ये बोलती हूँ कि ट्रिक तो मेरे पास कुछ नहीं है। हम्म। आप लास्ट के डेज बचे हैं, सिर्फ आप उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी मत ऐड करिए, कुछ भी मत पढ़िए, जितना आपने पढ़ा है आप मॉक्स लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दीजिए टेक्स्ट हम्म। बुक पे अपने, और उसी को अपने जो बेस है आपका उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि हम्म। कैसा भी आपका सामने क्वेश्चन आता है ना आप उसको हम्म। अटेम्प्ट कर लें अच्छे से। बिल्कुल। मैं यही चलिए। एडवाइस करती हूँ हाँ लास्ट के हाँ डेज पे। बिल्कुल, हम उस पे आएंगे, थोड़ा सा उससे और पहले चलते हैं हम शुरुआत से, आपके शुरुआती जैसे शिक्षा दीक्षा की हम बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कई लोगों के मन में होता है, जो चूंकि जो इस फील्ड में नए आते हैं प्रिपरेशन के लिए, उनके मन में एक कह सकते हैं कि इनसिक्योरिटी की भावना ये रहती है कि हम तो हिंदी माध्यम से पढ़े हैं, इसमें पूछेगा इंग्लिश, हम कैसे करेंगे? इंग्लिश वाले जो आते हैं उनके साथ अलग समस्या है, वो सोचते हैं हम तो इंग्लिश इंग्लिश पढ़ के आ गए, अब हिंदी कैसे करेंगे भाई? तो दोनों के साथ इक्वली जो है वो मतलब डाउट चलते रहता है मन में। आप अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए, 10th 12th ग्रेजुएशन और ये सब चीजें कहाँ से कैसे क्या किया आपने? भैया मैंने अपना 12th 10th पूरी स्कूलिंग मैंने अपने दिल्ली से ही की है हम्म। एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही किया है मैंने। हम्म। तो स्टार्टिंग से भी ऐसा था कि मेरी इंग्लिश और हिंदी पे स्टार्टिंग से अच्छी कमांड थी। हम्म। सबसे ज्यादा मैं स्कोर लैंग्वेजेस में ही करती थी। और ओके। मुझे स्टार्टिंग से शौक भी था लैंग्वेजेस पढ़ने का। तो मुझे कभी दिक्कत नहीं आई हिंदी पढ़ने में या इंग्लिश पढ़ने में। और ग्रेजुएशन भैया मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है। बीए हिंदी ऑनर्स की है मैंने। हम्म। एंड मास्टर्स में मेरे पास इंग्लिश थी भैया। ओके। वो मैंने अपने इग्नू से करी है। एंड ओके। उसके साइड बाय साइड मैंने अपना ट्रांसलेशन का डिप्लोमा भी 1 ईयर का कंप्लीट कर लिया है। पीजी रेडी कर लिया आपने?
तो आप एलिजिबल जो है वो जी जी हो गए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने जी बताया कि लैंग्वेज पे आपकी पकड़ और ये सब जो है आपके मतलब इंटरेस्ट है वो पहले से रहा है, और स्कोर वगैरह ठीक ठाक उसमें आते थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें ग्रामर पोर्शन ही आता है, जी। लिटरेचर से हमारा कोई वास्ता इसमें रहता नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको वहाँ पे हेल्प करती हैं, अगर आपका बेसिक पहले से ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेपर वन की बात करें तो क्या आप इससे पहले और भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रही थी, या सिर्फ यही एग्जाम दे रही थी? तो इसके बारे में बताइए कि आप मतलब पहले से इसका कुछ एक्सपीरियंस था आपको कोई भी कंपटीशन का? नहीं भैया, मैंने कोई इससे पहले कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं दिया था। इवन मैंने अपना माइंड भी किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ लगाया ही नहीं था, क्योंकि मेरा यही एक टारगेट था और इसी को मुझे अचीव करना था, इसी टारगेट को। तो मैंने ओके। कोई किसी और एग्जाम की तरफ नहीं देखा था। हम्म। मैंने इसी की तैयारी की थी स्टार्टिंग से। तो जैसे बहुत लोगों को मालूम नहीं होता कि तो हम कौन सा यही ये, मेरा क्योंकि सिर्फ ये गोल था फील्ड और ये मुझे फील्ड ऐसा जैसे है लगता है इतना भी पॉपुलर नहीं, ये चीज होता है लोगों के, या बहुत ज्यादा हजारों लाखों में सीट नहीं आते, तो सबको पता भी नहीं होता। तो आपको इस एग्जाम के बारे में कैसे जानकारी मिली कि मुझे यही करना है, ये मेरे लिए ठीक है, ये सब कुछ के मामले में ओवरऑल देखें तो यही मुझे करना है, कैसे कब सोचा ऐसा और मालूम कैसे चला? मेरे स्कूल टाइम की एक टीचर है भैया, हिंदी की टीचर थी। उन्होंने मुझे एक बार रैंडमली ऐसे सजेस्ट किया था कि आपको ट्रांसलेटर के लिए जब आप एलिजिबल हो गए या आगे चल के आपको इसके लिए करना चाहिए। तो हम्म। उस टाइम पे मेरे माइंड में आ गई थी ये बात, बट मैंने इतना फोकस नहीं किया था उस टाइम पे। हम्म। बट जब मैं ग्रेजुएशन में थी एंड जब ये कोविड फेज आया था, तो हमारे कॉलेज में एक सर्टिफिकेट कोर्स आया था, डिप्लोमा इसका ट्रांसलेशन डिप्लोमा का सर्टिफिकेट कोर्स था फॉर 6 मंथ्स। तो हम्म। मैंने उसमें एनरोल कर लिया था भैया। तो जब मैंने उसमें एनरोल किया और उसके बाद जब मैंने उसकी पढ़ाई करी, तो वहां से मेरा माइंड पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया था कि अब मुझे यही करना है और इसी एग्जाम को मुझे क्लियर करना है। तो मेरा ग्रेजुएशन में मैंने अपना माइंड पूरा अच्छे से बना लिया था कि हम्म। मुझे अब ट्रांसलेटर का ही बनना है मुझे। ओके। तो फिर जब शुरुआत करते हैं पेपर वन की, तो पेपर वन में क्या कैसे बुक लिस्ट वगैरह आपने फॉलो की, या रिसोर्सेज वगैरह की अगर बात करें तो क्या क्या आपने इतने अच्छे स्कोर लाने के लिए क्या क्या आपने रिसोर्सेज फॉलो किए और कहाँ कहाँ से क्या सब हुआ? भैया पहली बात तो ये है कि यूट्यूब में इस चीज के लिए कुछ अलग से नहीं है, जैसे बाकी एग्जाम्स में के लिए है, हम्म। हमारे में नहीं है। तो एक दिन रैंडमली मैंने आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, एंड उसमें आपने अपने चैनल के बारे में बताया था। देन आपने उसमें बुक लिस्ट भी बताई थी जो आपने फॉलो करी थी। हम्म। तो फर्स्टली तो मैं आपके चैनल से जुड़ी थी व्हाट्सएप के। हम्म। एंड देन आपने जो बुक्स बताई थी उसमें फॉर एग्जांपल ल्यूसेंट बताई थी आपने हिंदी और इंग्लिश के लिए, तो मैंने वो नेक्स्ट डे ही खरीद ली थी। नीतू सिंह प्लस आपने बताया होगा इंग्लिश के ट्रांसलेशन। लिए, और सामान्य जी, हिंदी बताया होगा हिंदी। ल्यूसेंट बताया। लुसेंट का। जी जी जी। हम्म। तो मैंने वो नेक्स्ट डे ही मैंने बाय कर ली थी एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद इस एग्जाम के लिए मेरा बेस उतना स्ट्रांग नहीं है, या वो चीजें मुझे नहीं आती जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। हम्म। हम्म। देन मैंने क्या किया, यूट्यूब से मटेरियल कलेक्ट करना स्टार्ट किया। हम्म। सोर्सेज मैंने देखे कि मैं कहाँ से इंग्लिश पढ़ सकती हूँ, कहाँ हम्म। से हिंदी के लिए कर सकती हूँ। हम्म। तो मैंने वो सारा कुछ प्री के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी किया है और सारा यूट्यूब से ही किया है मैंने। ओके। बट एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी भैया, कुछ बच्चे होते हैं कि मतलब बहुत सारी वीडियोस देखते हैं और बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं, हम्म। तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड भी होते हैं। बट मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि मैंने एक ही चैनल फॉलो किया था फॉर लाइक ग्रामर के लिए एक पर्टिकुलर चैनल हो गया, वोकैबुलरी के लिए एक हो गया। तो मैं हम्म। ज्यादा इधर उधर चैनल्स पे नहीं गई थी। ओके। ठीक है। तो जी मतलब कुल मिला के वही कहना चाह रहे हैं कि रिसोर्सेज को आप लिमिटेड रखिए, ताकि जो जी भी है चीजें आप उसी चीज को फॉलो करिए, उस पर भरोसा करिए, और फिर आगे बढ़िए, या जो बुक आपने फॉलो किया उसी बुक से जी फिर आगे कंटिन्यू करिए। जरूरत पड़ती है तब, अगर आप सेल्फ स्टडी जी में भी जी लगता जी है कि हम पढ़ के उतना कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा, तो फिर ढेर सारे वीडियोज जी अवेलेबल रहते हैं, ढेर सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप फिर कहीं एक रिलायबल सोर्स पे आप डिपेंड होके आप प्रिपरेशन अपनी करिए। समस्या क्या आती है ज्यादातर जो तैयारी करने वाले हमारे मित्र होते हैं उनके साथ, कि कभी यहाँ कभी वहां, फिर लगा कि कोई नया कोई कुछ कह रहा है, अच्छा इसकी बात सुन लेते हैं, ये फॉलो कर लेते हैं, फिर कोई दूसरा आया वो फॉलो कर लेते हैं। मान के चलिए सपोज ये इंटरव्यू चल रहा है सीरीज में, अब मान लीजिए कल आपसे पहले जो भी दो लोग आए होंगे, उनकी कुछ स्ट्रेटजी सबकी सेम नहीं रहती ना, क्योंकि आपने कहा कि मुझे एग्जैक्टली। इंग्लिश हिंदी ठीक था तो मैंने इतना ये किया वो किया, कुछ लोगों की यही वीक रहती है, तो उनके स्ट्रेटजी अलग अलग होगी अपने हिसाब से। तो जी उन्होंने कुछ और बताया, आपने कुछ और बताया, उन्होंने कुछ और, मतलब इस तरीके से रिसोर्सेज के बारे में भी या बुक लिस्ट के बारे में भी हो सकता है, सबकी अपनी अपनी पसंद है, सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती है पढ़ने की बुक की, और जी सबको अलग अलग समझ में आती है चीजें। तो अब कोई स्टूडेंट ऐसा होगा कि इसकी बात सुनेगा, उसकी भी सुनेगा, उसकी भी सुनेगा, उसकी भी सुन लेगा,
उस 10 बुक इकट्ठी कर लेगा, 10 प्लेलिस्ट ढूंढ लेगा यूट्यूब पे, और फिर अब झोल एकदम वो परेशान हो जाएगा कि भाई अब इंग्लिश पढ़े तो कहाँ, इंग्लिश पढ़ने के लिए हमारे पास 10 रिसोर्स आ गए। तो फिर वो कंफ्यूज हुआ। कहने का मतलब यही है कि आपको इनसे फायदा क्या लेना है, जो कॉमन चीजें हैं, जैसे मुबशरा जो चीज कह रही हैं उसमें कॉमन आपको जो चीजें लग रही हैं, बाकी लोगों में वो कॉमन क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड रखना। सभी लोग यही कहते हैं कि आप रिसोर्सेज को अपने मत बढ़ाओ, 10 किताबें मत खरीदो, 10 किताबों को एक बार ना पढ़ के एक किताब को 10 बार पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। और आपने भी जैसे बताया कि 134 से 184, मैंने पूछा था कि कुछ ऐसी बात नुस्खा बताइए, तो आपने बताया नहीं, है ना। आपने बोला कि मेहनत ही करना पड़ेगा, तो लो भैया, जब टॉपर लोग भी कह रहे हैं कि मेहनत ही करना पड़ेगा, तब तो अब मान लो कि कुछ ऐसा नुस्खा नहीं होता है। मेहनत जैसे सक्सेस का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, कोई शॉर्ट रास्ता नहीं होता कि जिसको पकड़ के आप वहां पहुंच जाओगे। स्ट्रगल जरूरी है, और ये करना भी चाहिए, क्योंकि आप करेंगे तभी फिर आगे, चूंकि ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ जॉब में चले गए, एक तो जॉब में आना मुश्किल, उसके बाद जॉब के बाद असली जर्नी तो फिर अब शुरू है। आपको वहां सर्वाइव करना है, अपने आप को प्रूव करना है, काम करना है, अपने नॉलेज जो आपने गेन किया है उसको इंप्लीमेंट करने की बारी है। अब आप ट्रांसलेटर बने हो और ट्रांसलेशन ही गलत करोगे, स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाओगे सेंटेंस का, सब्जेक्ट को रख दोगे लास्ट में, ऑब्जेक्ट को रख दोगे पहले, मतलब उठ पटांग सी हरकतें वहां पे करेंगे आप, तो फिर क्या होगा, ये चीजें डाउट क्रिएट करेंगी और आपको खुद सर्वाइव करना वहां मुश्किल हो जाएगा कि बाकी लोग कितने अच्छी इंग्लिश हिंदी और ये सब चीजें ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो पढ़ना जरूरी है बिल्कुल। हम बात करते हैं जी अब, पेपर 1 हो गया और ये सब सारी चीजें। पेपर 2 जो है, कई बार होता क्या है असल में, मतलब पेपर 2 में कह लीजिए कि आप उतना श्योर नहीं होते हैं। जो फैक्ट है कि हम जितना लिख के आए हैं जी हमें उतना ही मिल जाए, ये किसी के भी मार्किंग कोई अपना सेट करके आए उतना उसको नहीं मिलता, या कह सकते हैं कि एग्जैक्ट नहीं पता होता, पेपर 1 में हमें मालूम होता। तो हम पेपर 2 में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका पेपर 1 में भी स्कोर बढ़िया था और पेपर 2 में भी आपने अच्छा किया होगा, तो पेपर 2 में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका हमें विशेष कर ध्यान रखना चाहिए जब हम एस्से लिखते हैं और जब हम ट्रांसलेशन करते हैं। पहले एस्से पार्ट पे बात करते हैं, फिर ट्रांसलेशन का बताइए प्लीज। भैया, ऐसे में मुझे ये था कि बहुत सारे मैंने टॉपिक्स पहले इकट्ठे कर लिए थे कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। हम्म। और उनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मुझे नहीं पता थे या पढ़ के मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, तो हम्म। उन टॉपिक्स को पहले मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पे। हम्म। पूरा मैंने अच्छे से उन जब समझ लिया वीडियो देख के, उसके बाद मैंने भैया पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक जब है। उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे चीजें अच्छी सी क्लैरिटी आ गई थी उनमें, काफी अच्छा। हम्म। फिर फॉर एग्जाम्पल भैया, मैंने एसेस को लर्न किया भैया। ओके। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने रैंडमली कुछ भी, बट मैंने लर्न किया था अच्छे से, पूरे एसेस को लर्न करती थी और एक दिन में 2 ऐसे में लर्न करती थी, प्लस उनको मैं लिखती भी थी। मतलब अगर रट्टा एक मार। ऐसे लर्न किया है। जी जी भैया, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी कोई भी भैया ओ इस भाई साहब, मेंस के फूक लिए। फूक के कदम रखना, मतलब कोई भी मैं ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहती 500 थी। शब्द कैसे रट गई आप। हाँ भैया, मैंने कर लिया था आराम से, क्योंकि मतलब स्कूल में भी मेरा ये था कि अगर मैं याद करती थी तो अच्छे से मुझे याद हो जाती हैं चीजें। तो तो जैसे स्कूल टाइम से वो चार मेरी पांच एक है लाइन थोड़ा। कोई भी ऐसे का जो रटा हुआ आपका हो, कुछ भी सुनाइए, मतलब 4-5 लाइन में, जैसे शुरुआत का कुछ भैया अब भी। तो मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, पढ़ाई भी छोड़ दी है मैंने, हाथ नहीं लगाया जब से रिजल्ट आया है, और रिजल्ट से पहले से मैंने पढ़ाई छोड़ रखी है। लेकिन बट फॉर ये, एग्जाम्पल भैया, एआई का ऐसे आया हाँ था। हाँ हाँ। तो उसमें मैंने क्या करा था, एआई के ऊपर कोटेशंस मैंने पहले से लर्न की हुई थी। हाँ वो अच्छे से चीजें तो मैंने याद कोटेशंस करनी कर ली पड़ेंगी थी। आपको, बिल्कुल हाँ। जी जी। और फॉर एग्जाम्पल बेसिक उसका कैसे बनाना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, वो मैंने कर लिया था। और उसके बाद ये हुआ था भैया कि वो अपने आप चीजें माइंड में आती गई उस टॉपिक को लेकर। तो वो मेरा फ्लो एक बनता चला गया भैया स्टार्टिंग से ही। तो हाँ, दिक्कत कहीं पे भी नहीं आई थी मुझे। जैसे और भी क्या ऐसे करते हैं ऐसे ना, वाले ये पार्ट में। ये देखिए, इतनी साफ मेमोरी होना भी अपने आप में गॉड गिफ्टेड ही चीजें हैं, कि कोई भी चीज आप लर्न कर सके, एकदम याद कर लें हूबहू एकदम, और आपको याद हो जाए। हम लोगों को जैसे कभी होगी, कोई कह दे कि स्पीच देना है, अगर आपको देख के या याद करके देना हो, 10 लाइन भी कह दे तो मुश्किल आ जाती है कि अरे भाई रटे कैसे, क्योंकि आदत ही नहीं कभी से। कुछ भी बनाया, कुछ भी किया, चीजों को समझ लिया कि अच्छा इसमें ये पॉइंट है, की पॉइंट्स बस दिमाग में रखा इस सीक्वेंस में, और वो की पॉइंट दिमाग में आया, उस पर खुद से बना बना के लिखते चले गए। ये चीजें पढ़ने का तरीका मैक्सिमम लोगों का, जैसे जी मेरा तो पर्सनली ये है, जी मुझसे रटा नहीं जाता। रटने का नुकसान क्या है जी जी कि जी अगर वो आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो फिर उस समय कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाती है, तो वहां पे आपको फिर कुछ सोचना पड़ता है। और चीजें फिर आप अगर अटक गए वहां पे, तो फिर लगेगा कि नहीं जी वहीं से जी कंटिन्यू जी। करें, छोड़ नहीं सकते, थोड़ा सा ये होता है। तो आपने जैसे याद तो किया, लेकिन साथ साथ कुछ तो ऐसा किया तो होगा ना कि भैया अगर वो नहीं आएगा तो क्या करेंगे। जी,
मैंने भैया मैंने ये भी नहीं था कि एग्जाम में मैंने रटा रटाया लिखा है, हाँ बट वो कॉन्सेप्ट क्लियर था मेरे माइंड में। हाँ, उसकी क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसके क्या पॉजिटिव साइड्स हैं, उनके कुछ कुछ की पॉइंट्स मेरे माइंड में थे, तो उन्हीं की पॉइंट्स को माइंड में रख के मैंने अपना पूरा ऐसे कंप्लीट किया, और थोड़ा अपने पास से भी बनाया काफी कुछ बिल्कुल। मैंने अपना, तो आराम से हो गया था ये भैया। क्रिएटिविटी तो चाहिए, वही तो कह रहा हूँ कि ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चों का तो जी पेपर नहीं है जी कि जी वही रट के जाओ और वही आ जाए। यहाँ तो आपको अपनी जी जी क्रिएटिविटी जी। दिखानी अब पड़ेगी। फॉर एग्जाम हम्म। जी, फॉर एग्जाम्पल भैया हिंदी का ऐसे था, हम्म तो मैं पहले थोड़ा देख के डर गई थी, तो बट स्टिल जो मैंने पहले एसेस पढ़े हुए थे बेरोजगारी को लेके या जो भी हम्म। था, तो उनमें से मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स उठाए अलग अलग एसेस में, और उनको मैंने भैया मर्ज करके और अच्छे से पूरा प्रेजेंट करके लिख दिया था। ओके। और हैंडराइटिंग की जी, बात करें, इसमें तो हैंडराइटिंग आपकी कैसी है, मतलब अपने आप को अगर मार्क्स देना चाहे 10 में से तो कितने देंगे? मैं एटलीस्ट 8 या 9 तो दूंगी भैया, ओ, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग स्टार्टिंग से स्कूल टाइम से बहुत अच्छी है मेरी हैंडराइटिंग। ओके। इवन मुझे काफी टीचर्स इस चीज के लिए वो करते थे कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है। 8 या चलिए तो 9 तो मत मैं दूंगी आराम से। नहीं नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के मतलब हैंडराइटिंग भी अच्छी है और चीजें जो है आपने मैनेज की। ऐसे की बात तो कर ली हमने। ट्रांसलेशन जो पार्ट होता है, ट्रांसलेशन में क्या वो ट्रांसलेशन टॉपर को भी हार्ड लगा था, या सिर्फ जो बाकी रहते हैं उनको ही हार्ड लगता है? आपको हार्ड जी लगा वो एक ट्रांसलेशन जो आया था जिसमें सब अटके थे? जी, वो मुझे काफी ज्यादा हार्ड लगा था भैया। उस ट्रांसलेशन को मैंने बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट किया था, जब मैंने हम्म अपने ऐसे कंप्लीट कर लिया था और एक ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लिया था। हम्म। लास्ट में मैं उस ऐसे की तरफ बढ़ी थी, क्योंकि उस ऐसे में मुझे काफी दिक्कतें आई थी, बट जैसे तैसे वो कर दिया था मैंने आराम वो से। मतलब ट्रांसलेशन मैंने का अपना लास्ट एग्जाम पार्ट का छोड़ा कुछ नहीं और था भी था। पूरा, हाँ। टाइमली मैंने पूरा कंप्लीट कर। जी, तो 2 घंटे का जो पेपर है, वो 2 घंटे आपको क्या लगे कि भाई बीच में हमें रुकना चाहिए, कितनी देर रुकना चाहिए, या कंटिन्यू करते चलो तो ही 2 घंटे में हो पाता है, भले हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है? क्या लगा आपको टाइमिंग के बारे में, आपका क्या कहना है? जो लोग भी पेपर 2 देंगे, जब भी देंगे, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे कि पेपर 2 की टाइमिंग कैसी रहती है? टाइमिंग का भैया मैं ये कहूंगी कि जब मैं ट्रांसलेशन भी अपना करती थी ना, हम्म। तो मैं एक टाइमर लगा के चलती थी 25 मिनट्स का। ओके। मेरा टारगेट ये रहता था कि मुझे 25 मिनट्स के अंदर उस ट्रांसलेशन को कंप्लीट करना है कैसे भी करके। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब मैंने ट्रांसलेशन स्टार्ट किया था अपना, प्रिपरेशन उसकी स्टार्ट की थी, मुझे एटलीस्ट 30 मिनट्स लगते थे। दो बट ट्रांसलेशन मुझे में? ये था कि कैसे भी करके मुझे इसको कम टाइम में ले। जी भैया, मुझे फर्स्ट ट्रांसलेशन में 15 मिनट्स में मेरा आराम से हो गया था, जो इजी वाला ट्रांसलेशन था। हम्म और जो थोड़ा सा टफ था उसमें मुझे 25 मिनट्स लग गए थे उस वाले ट्रांसलेशन में। हम्म प्लस जो एसेज है उनको भी हम्म मैंने हाफ 1 आवर में कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि जब मैं ट्रांसलेशन एसेज लर्न करती थी तो मैं उनको लिखती थी, तो हम्म। वो लिखने का फायदा ये हुआ कि मेरी स्पीड बढ़ गई थी उसमें। तो मैं हाफ 1 आवर में मैंने ऐसे भी कंप्लीट कर लिए थे अपने दोनों, मतलब हाफ ऑफ आवर एक में मैंने घंटे अपने। और लगभग जी लगभग 1 घंटे में ट्रांसलेशन आपका जो भी है वो सब लेके हो जी गया था? जी जी तो जी टाइम भैया। कम नहीं पड़ा, 2 घंटे में आपने अपना आराम से करके सब कुछ ओके करके कर लिया? जी जी इसमें एक चीज और डाउट रहता है जो पहली बार पेपर 2 देते हैं उनको, पेन का, कि भाई कौन सा पेन इस्तेमाल करें, या हम क्या 2 पेन इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आप बताइए, चूंकि आपके मार्क्स भी अच्छे हैं, तो क्या आपने क्या सेम पेन से लिखा, या कौन सा पेन इस्तेमाल किया, और 2 इंक का इस्तेमाल किया या नहीं किया? मैंने तो भैया बटर फ्लो का पेन यूज किया था, हम्म ब्लू पेन यूज किया था मैंने बटर फ्लो का। और 2 पेन भैया मैंने यूज नहीं किए थे, जहां मुझे कोटेशन को हाईलाइट करना था वो मैंने ब्लैक से लिखी थी वो कोटेशंस। हम्म। और बाकी मैंने सारा ब्लू पेन से ही किया है, कहीं पे कोई दूसरा पेन मैंने यूज नहीं किया, सिर्फ कोटेशंस पे हाईलाइट करने के लिए ब्लैक पेन यूज किया है मैंने। ओके, सिर्फ ऐसे में जो कोटेशन है उसको हाईलाइट करने के लिए आपने क्या जी, अंडरलाइन किया ब्लैक से? नहीं भैया लिखा है मैंने उनको अच्छा, ब्लैक से। लिखा ब्लैक से, प्रॉपर ब्लैक से कोटेशन जी बस लिखा आपने, बाकी सारी जी चीजें आपकी जी ब्लू जी पेन से ही ये चीजें हुई हैं। जी तो वही है, ये डाउट क्लियर कर लीजिए, आप लोग पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉल पेन इस्तेमाल करना होता है, और आप 2 कलर के पेन इस्तेमाल ब्लू ब्लैक कर सकते हैं, नो इशू। तो इस तरीके से पेपर 2, और पेपर 2 के तो मार्क्स जब भी आपने आरटीए वगैरह लगाया होगा तो कॉपीज वगैरह तो आएंगी, और वो सब चीजें मार्क्स जो है पेपर 2 की प्रॉपर वो बाद में पता चल जाएंगी। तो जो लोग भी अभी, चूंकि 2025 एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन का पेपर 1 होना है, 12 तारीख को होना है। अभी ढेर सारी चीजें असमंजस की स्थिति चल रही हैं कई सारे लोगों में कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन पेपर होना है और आपको पेपर अच्छे से देना है। जो लोग भी देख रहे हैं उनके लिए, मुबशरा आप क्या कहना चाहेंगे कि पेपर 1 के लिए खासकर अभी उनको किन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जो भी समय बचा है
वो थोड़ा सा नुस्खा, लेकिन कुछ ना कुछ तो बता ही दीजिए कि जिससे उनके पेपर वन के मार्क्स जो है वो एकदम अच्छे हो जाएं, या कम से कम एटलीस्ट क्या नहीं करना है वो भी बता दीजिए। मैंने स्टार्टिंग में भी यही कहा था कि थोड़ा सा टाइम बचा है, तो हम्म। आपने जो पढ़ा है आप उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। हम्म। और जो टेक्स्ट बुक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक ऐप पे, आप हम्म। उनसे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उनसे क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। हम्म। भैया जब मैंने प्री कैप में एग्जाम दिया था, तो हम्म। मेरा 10 मिनट्स मेरे पास बच गए थे एक्स्ट्रा में। वो मैंने पेपर इतनी जल्दी अपना कंप्लीट कर लिया था। और वो रीजन यही है कि मैं टेक्स्ट बुक से सीरीज, जब मैं मॉक्स वगैरह या प्रीवियस ईयर करती थी, तो उससे मेरी स्पीड बढ़ गई थी। तो मैं इन लोगों को यही एडवाइस करूंगी कि प्लीज अभी भी बहुत टाइम है, आप टेक्स्ट बुक की सीरीज लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, इंग्लिश के भी कीजिए, प्लस हिंदी के भी कीजिए। उससे आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, तो टेक्स्ट बुक की बात जैसे आपने की। और प्लस भैया एक चीज और है। हाँ, जी, बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि आप थोड़ा अपना ध्यान वोकैब की तरफ भी दीजिए। एटलीस्ट 1 घंटा आप वोकैब जरूर पढ़िए, हम्म। क्योंकि वोकैब का बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारे इंग्लिश के एग्जाम उसमें, पार्ट में। बिल्कुल। तो जैसे मॉक्स में आपके जी क्या स्कोर आ रहे थे जब आप मॉक्स लगा रही थी तो? भैया मैं इंग्लिश के जो सेपरेट मार्क्स लगाती थी उसमें मेरे 93 95 आ जाते थे मेरे। तो 100 से? मैं हम्म। थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गई थी, आउट ऑफ 100। हम्म। और अगर मैं अपने फुल मॉक टेस्ट की बात करें तो? फुल मॉक लगाती थी, तो मेरे 175 180 182 आए हैं मेरे काफी मॉक्स में। अच्छा, तो ये तो जी बहुत बढ़िया। एक चीज आपने ऐड किया, तो उसके लिए जी बताइए कि आप जैसे वोकैब की बात आप कर रहे हैं, वोकैब पे प्रिपरेशन करनी चाहिए, वोकैब के पोर्शन ठीक ठाक रहते हैं इसमें, तो वोकैब के लिए आपने स्पेशल कुछ क्या, कहाँ से अगर अभी जो देखना चाहें जो लोग भी हैं उनके लिए क्या रहेगा कि कहाँ से आप वो वोकैब देख सकते हैं, या जो करना ठीक रहेगा? भैया, मैंने वोकैब के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी थी, ना ही खरीदी थी मैंने। और वोकैब को मैंने रट्टा नहीं मारा था। हम्म। मैंने निमोनिक्स के थ्रू वोकैब की थी, और वोकैब मैंने पूरी वीडियोस देख के पढ़ी थी। हम्म। और मैं उन वीडियोस को देखती थी, एक एक मैं जो भी सिनोनिम एंटोनिम होता था उसको अपने बुक नोटबुक में नोट डाउन करती थी। प्लस उसके और जितने भी सिनोनिम्स हैं उनको लिखती थी, उनके एंटोनिम्स को लिखती थी। ये अगर मैं कोई वीडियो देख रही हूँ तो एक एक वर्ड 4 5 बार रिपीट होता है, हम्म। उसके सिनोनिम या फिर रिपीट होते हैं। तो वो अगर हम बार बार उसको नोट डाउन कर रहे हैं और बार बार उसके वही सिनोनिम्स हम रिपीट कर करके लिख रहे हैं, तो हम्म। वो हमारे माइंड में रह जाते हैं। प्लस ये भी था भैया कि मैंने वोकैब एटलीस्ट 7 8 महीने मैंने रोज वोकैब पढ़ती थी, 1 से 2 घंटा मैं वोकैब को देती थी। अच्छा। अगर मैं पढ़ाई करने बैठती थी तो मैं वोकैब से ही स्टार्टिंग करती थी। 1 2 घंटे या 3 घंटे तक भी अगर मुझे लगता था कि मेरे और टॉपिक्स कवर हो गए, तो मैं वोकैब पे फोकस करती थी। ओके, तो कहने का मतलब कि ये एक दिन की जी बात नहीं है, 6 दिन की बात नहीं है, 6 7 महीने की प्रैक्टिस है, एटलीस्ट वोकैब पे में की गई मेहनत है, जी तो आपको वो फल दिखता है। जी ठीक है। जी वैसे अगर कोई देखना चाहे, जैसे आपने बताया कि कुछ आप प्लेलिस्ट फॉलो किया आपने वोकैब वगैरह के लिए, तो कौन से चैनल हैं, आप चाहें तो जी नाम जी ले सकती हैं। मैंने रानी मैम की वोकैब की सारी वीडियोस देखी हैं, जितनी भी उनकी प्लेलिस्ट है हम्म। सारी, मैंने वो उनकी वोकैब देख ली थी। इंग्लिश वाली? इंग्लिश की है सिर्फ उसमें? मैंने वोकैब के लिए उन्हीं को फॉलो किया, रानी मैम चैनल को। ओके ओके, ठीक है। तो इंग्लिश और वोकैब कहीं के से लिए मैंने वहां वोकैब से? नहीं पढ़ी। ओके, इंग्लिश वोकैब के लिए वहां से आपने जी देख जी लिया। जी और हिंदी के लिए जी पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, ये सब कहाँ से किया आपने? तत्सम तद्भव भैया धीरे धीरे बुक में से प्रैक्टिस करते करते वो थोड़े बहुत माइंड में बैठ गए थे। लुसेंट में भी और हैं, सफिशिएंट पर्यायवाची दिए भी गए मैंने हैं। यूट्यूब से ही करी है। हम्म। जी, पर्यायवाची मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा है। विलोम के लिए मैंने भैया ल्यूसेंट का यूज किया था। ओके। वही, ल्यूसेंट से की बुक से मैंने याद किया। बिल्कुल। देखिए यही है ना कि हर एक एस्पिरेंट के अपना अपना स्ट्रेटजी होता है। और जैसा आपने कहा कि 6 7 महीने इंग्लिश के वोकैब पे आपने काम किया, कुछ लोगों की पहले से वोकैब वगैरह ठीक होती है, या जो चीज पहले से पढ़ते आए हैं उस पर ध्यान देते आए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रेटजी जो है वो एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट वेरी करता है। इसमें जो लोग देख रहे हैं इंटरव्यू अभी इस, तो उनको ये बस ध्यान रखना है कि आपको इसमें से कौन सी चीजें आपके लिए सुटेबल है, वो आप इसमें से फाइंड आउट करो। ये नहीं जरूरत होती है कि हर एक चीज आपको ये फायदे कर जाएंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिसको बीमारी है उसकी दवा दूसरे को भी काम कर जाए, क्योंकि उसको दवा दी गई है उसके सिम्टम के आधार पे। अब वो कहेगा कि भाई हमें भी ये दवा दे दो, हम भी ठीक होना चाहिए। भैया तुम अपना सिम्टम तो बताओ, तुम्हारे वीक पोर्शंस क्या हैं, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पोर्शंस क्या हैं। वो सभी के लिए वो इक्विवेलेंट नहीं रहते, या वो फायदेमंद विशेष नहीं होता है। तो इसलिए आप जो सिमिलर सिम्टम है, कि जैसे आपको लगता है कि हाँ इसके लिए वो कैब आपकी कमजोर है, तो जैसा कि आपने मुबशरा ने बताया कुछ आप वो कर सकते हैं।
कुछ लोग जैसे नीतू मैडम की किताब में भी पर्याप्त दिए गए हैं वो कैब, उसको पढ़ के कर लेते हैं, तो सबका अपना। लेकिन ये चीजें हैं कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई भी अल्टरनेटिव जी नहीं है। तो 2025 वाले जो हमारे मित्र पेपर 1 देने जा रहे हैं, उनके लिए बस जैसा कि मोस्टर ने कहा कि रिवीजन करिए, इस रिसोर्सेज को अपने ज्यादा मत बढ़ाइए, जो आपने पढ़ रखा है बस उसी को रिवाइज करिए। राइट, कुछ और ऐड जी करना चाहेंगे मोस्टर? जी। और भैया मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप कभी भी किसी और की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकते या किसी और का स्केड्यूल फॉलो नहीं कर सकते। सबका भैया अपना पढ़ने का तरीका होता है। कोई 5 घंटे पढ़ के भी बहुत अच्छा कर लेता है, हम्म। और कोई 5 10 घंटे बैठ के भी उस चीज को कवर नहीं कर पाता जो 5 घंटे में किया है। तो सबको अपना पोटेंशियल कैलिबर पता होता है। तो आप सब अपने हिसाब से ही काम कीजिए, किसी और की बातों में या किसी और के स्केड्यूल को फॉलो करने के बजाय आप अपने ऊपर काम करिए, अपनी कमियों पे काम करिए। यही ओके, कहना चाहूंगी मैं बस। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भैया जी। मैंने किसी की स्ट्रैटेजी या किसी का स्केड्यूल फॉलो नहीं करा। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और अपना ही स्केड्यूल मैंने जो बनाया था उसी को सिर्फ फॉलो किया है मैंने। बिल्कुल, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है, अपनी वीकनेस पता है। आप किस टाइम पे पढ़ेंगे तो आप जी ज्यादा फ्रेश महसूस करेंगे, किस टाइम पे आपको पढ़ने में चाहे 10 घंटे बैठ जाए, 5 घंटे बैठ जाए, उस टाइम पे अगर आप बैठे हैं या उस कंडीशन में आप हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो आपको पता है। कोई और कह देता है कि आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, सब कुछ याद होगा। 4 बजे आपकी नींद नहीं खुलती, आप 8 बजे उठते हैं अगर सपोज मैं कह रहा हूं, तो फिर वो 4 बजे उठ के बस 4 से 8 आप बैठे रहेंगे, दिमाग में कुछ जाएगा नहीं। तो वही बात है ना कि कुछ टाइम के लिए हम वो चीजें कर सकते हैं जी लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते। हम अगर 8 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे हम अगर फ्रेश महसूस कर रहे हैं, तो हम 8 से 10 2 घंटे में वो सारा कुछ याद कर लेंगे जो 4 से 8 के बीच में नहीं हुआ। आप अपनी बॉडी को समझिए, आप अपने रूटीन को समझिए, जी आपके लिए क्या फिट है, क्या सुटेबल है, अपने अकॉर्डिंग तय करिए। क्योंकि सबके घर के माहौल भी अलग होते हैं। कुछ के लोग, घर के लोग सुबह उठ जाते हैं, कुछ के लोग जो जैसे घरों के लोग जो है वो रात को लेट सोते हैं या पहले सोते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आप किस तरह के पर्सन हैं उसको देखिए, लेकिन ओवरऑल 24 घंटे के टाइम में वो काम कंप्लीट होना चाहिए। मैं इसको मानता हूं कि इस तरीके से ये चीजें की जा सकती हैं। वन जी लास्ट क्वेश्चन वस्त्र आपके लिए, क्योंकि ये चीजें सभी के साथ जुड़ी हुई हैं। कोई भी ऐसा टॉपर जी हो या भैया। कोई भी एस्पिरेंट कुछ भी किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लाइफ में एक फेज जरूर आता है जब उसको लगता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, ये वाली कंडीशन, सेल्फ डाउट की स्थिति आती है, या लगता है कि अब ज्यादा टफ हो रहा है, या इतने कंपटीशन बढ़ गए, या कभी कुछ ऊट पटांग न्यूज सुन लिया हमने, ऐसा हो गया इस एग्जाम में तो ऐसा हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं क्या होगा, ऊपर जी वाले क्या लिखे हैं नहीं लिखे हैं। वो कंडीशन सबके लाइफ में आती है। तो उस कंडीशन से क्या कभी आपके लाइफ में बिल्कुल आई होंगी, तो उससे कैसे हम पार पा सकते हैं या कैसे हम उसको हरा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन पे बस फोकस्ड रह सकते हैं, वो बताइए प्लीज 1 से 2 मिनट के अंदर। जब भैया मैं मॉक्स देती थी और मेरे मॉक्स में कम मार्क्स आते थे तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती थी। तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि इतना पढ़ा है मैंने तो क्या वो वेस्ट हो रहा है, सब कुछ वो यूटिलाइज नहीं हो रहा। बट स्टिल उस टाइम पे थोड़ी नेगेटिविटी आती थी, बट मैं पॉजिटिव माइंड से फिर से उस चीज पे लगती थी कि कहाँ मेरी गलतियां हैं। और अगर कुछ ऐसा आता था तो मैं 1 2 घंटे का ब्रेक ले लिया मैंने, और मैंने थोड़ा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए घूम लिया, फ्रेंड्स के साथ मैंने थोड़ा चिल कर लिया। तो हम्म। उससे क्या होता है ना, हमारा माइंड बैलेंस्ड रहता है भैया। अगर नेगेटिविटी आती भी है तो वो आप थोड़ा सा प्लीज रेस्ट लीजिए। ये नहीं है कि एक कमरे में आपने बंद कर लिया है खुद को, आप पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। हम्म। ऐसा भी मत करिए। थोड़ा माइंड को फ्रेश रखिए अपने, घूमिए फिरिए। और हम्म। प्लस, और मैं एक चीज ये भी है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया इसमें। ओके। मेरे टाइम पे ऐसा था कि मैंने अपना एक भी दिन वेस्ट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहीं जाना भी है तो मैंने एटलीस्ट 1 या 2 घंटे निकाल के उसमें भी मैंने मॉक लगाए हैं, ताकि मुझे डे के एंड में ये फील ना हो कि मैंने आज कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। हम्म। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ओके, कंसिस्टेंसी बना के रखिए, पॉजिटिव रहिए। अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में जी आती हैं। मॉक्स में स्कोर जो भी आए उससे ज्यादा परेशान नहीं हुए, लेकिन इसमें जी। एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर देता हूं। आप जो कहते थे मॉक्स में मेरे स्कोर कम आए, तो आपका कम आना, आपके मॉक्स में कितने स्कोर कम होते थे आपके अकॉर्डिंग? फॉर एग्जाम्पल भैया 167 आ जाते थे या 165। तो काफी ज्यादा मुझे उसमें ये डिसअपॉइंटमेंट आपके होती लिए थी। कम है, और कुछ लोग 130 35 हैं, इतने भी नंबर आते हैं, 167 किसी के लिए कम है, और किसी के लिए इतना ज्यादा है कि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे मॉक्स में। क्योंकि भैया मेरे साथ ये था कि मुझे पता था मेंस में आप कुछ प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, बट प्री एग्जैक्टली। आपके हाथ में है। तो मैंने बिल्कुल। प्री को अपने हाथ में रखा था और स्टार्टिंग से मेरा कहीं ना कहीं एम था कि मुझे 180 प्लस तो एटलीस्ट करने हैं।
बट मैं श्योर नहीं थी कि वाकई में मेरे 180 प्लस आ जाएंगे। ये अप्रोच तो आपका अगर बिल्कुल सही था कि टारगेट हमेशा हाई रखना चाहिए। जी बिल्कुल सही था। लोग सोच रहे हैं 150 160, आपने 180 का टारगेट रख लिया, तो स्वाभाविक सी बात जी है कि आप 170 75 के आसपास तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। जी और जी जी टारगेट ही अगर हम 100 सिर्फ कट ऑफ, बहुत लोग पूछते हैं कितना ले आए कि पास कर जाए कट ऑफ। कट ऑफ ला के भी क्या करोगे? 150 अगर ले भी आए, आप 150 का टारगेट रखें तो 130 140 तक पहुंचोगे आप। तो टारगेट हमेशा, जी मुबशरा से एक चीज जरूर सीखिए, ये भी अगर आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, कि टारगेट हाई रखो, कंसिस्टेंट रहो, रिसोर्सेज लिमिटेड रखो अपने, पढ़ाई करो, वोकैब पे अच्छे खासा प्रैक्टिस करो, ध्यान दो, और ज्यादा इधर उधर टेंशन मत लो। अगर कभी भी लगे डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, थोड़ा सा ब्रेक लो, आप घूमो फिरो, फ्रेंड के साथ चिल करो, आप जो भी काम आपको अच्छा लगता, संगीत सुन लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप 1 2 घंटे का ब्रेक लेकर फिर से पढ़ाई में लगिए, और फिर उसी जोश के साथ आप करेंगे अगर, तो सफलता जरूर मिलती है। बहुत अच्छा लगा मुबशरा आप यहाँ पे आए, लेकिन इस सेशन को समाप्त करने से पहले आ, इस पूरे जर्नी में अपने घर परिवार वालों के बारे में बताइए, उनका कितना योगदान रहा, बहुत ही शॉर्ट में, 1 मिनट के अंदर, क्योंकि हमारे पास 2 मिनट का टाइम और है। जी। भैया। जी भैया, कहते हैं मोटिवेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो मेरी मोटिवेशन कुछ नहीं थी, मेरे पेरेंट्स मेरी मोटिवेशन थे। हम्म। मेरे माइंड में एक चीज सेट थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना है, हम्म। प्राउड फील करवाना है कैसे भी करके। हम्म। तो मेरे मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स मोटिवेशन थे। मैं वीडियो के एंड में यही कहना चाहूंगी कि मैंने जो भी किया है वो अपने पेरेंट्स के लिए किया है। तो आपकी भी अगर कोई मोटिवेशन है तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। मेरे लिए तो भैया मेरे पेरेंट्स ही थे, और मैं बिल्कुल। सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को ही देना चाहूंगी। हम्म। तो एक छोटा सा प्रश्न, कुछ जी जी। गिफ्ट का वादा हुआ था पेरेंट्स से, या कुछ अभी गिफ्ट मिलना है, या कुछ आपने डिमांड रखा है कि देखो अब तो हो गया, अब ये चाहिए? जी भैया, मैंने फोन की डिमांड रखी हुई थी। आईफोन? क्योंकि जब नहीं नहीं, आईफोन मुझे इतना क्रेज नहीं है भैया ठीक है। आईफोन के लिए। सैमसंग एस सीरीज का मुझे था कि लेनी हम्म। है। तो वो पापा ने मुझे दिलाई भी है। इवन मैंने उनको, जब रिजल्ट आ गया था तो मैंने मना किया था कि जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तब हम देखेंगे। हम्म। बट उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया है, मम्मा पापा की तरफ से था वो, मुझे आइडिया भी नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। बट उनकी तरफ से सरप्राइज था चलिए, मेरे लिए। आपने भी पेरेंट्स को सरप्राइज किया, इतना खुश किया पेरेंट्स को, और आपने अपनी मेहनत की बदौलत उन्हें प्राउड जी फील कराया है। तो वो तो बहुत छोटी सी चीज हो जी जाती है, फोन वगैरह, और एक टाइम आएगा आपके पास खुद ही इतने पैसे जी, होंगे कि उन बहुत सब छोटे। चीजों की जरूरत नहीं होती है। बहुत बहुत अच्छा, जी धन्यवाद आपका मोस्टा, यहाँ आने के लिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। उम्मीद है कि सभी को फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू भैया।